अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी कहानी का उन्वान है धुंध के पार, जिसको तहरीर किया है रिजवान कयूम साहब ने। ये जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कोई मन घड़त कथा नहीं, ये एक सच्ची दास्तान है। मैंने इसमें सिर्फ इतनी तब्दीली की है कि अखलाकियात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके किरदारों के नाम और मुकामात बदल दिए हैं, लेकिन ये कथा लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी है। मैं अपनी किताब धुंध के इस पार के इस हिस्से में आपकी खिदमत में चंद ऐसी सच्ची आप बीतियाँ पेश कर रहा हूँ जिनको मैंने माशरे के मुख्तलिफ लोगों, बुजुर्गों, अजीज़ व अकारब वगैरह से सुना। नीज़ इस किताब में चंद ऐसे कारामद बामानी जुमलात को कलम बंद कर रहा हूँ जिनके बयान कुनंदा ने बाज़ाहिर तो मामूल के मुताबिक अपने लबों से अदा किए, लेकिन हकीकत में ये जुमलात हर असर होने के साथ साथ बहुत गहराई के हामिल थे। बगैर किसी रिवायती तमहीद के इस कहानी का आगाज यूं होता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरा दफ्तर घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा आने जाने में बड़ी आसानी थी। मगर मसला तब हुआ जब महकमे ने मेरा तबादला इस्लामाबाद के बड़े ऑफिस में कर दिया। ये दफ्तर मेरी रिहाइश गाह से खासा दूर था। रोज इतना सफर करके आना जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल अमर था। मैंने अपना तबादला रुकवाने के लिए बड़े हाथ पांव मारे, मगर बेसूद। सो मैंने मजबूरन सरकारी अहकामात पर अमल करते हुए मुतल्लिका दफ्तर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी। सुबह सवेरे उठकर अफरा तफरी में इस ऑफिस तक जाना एक इंतहाई थका देने वाला और कोफ्त भरा काम था। मैं सुबह 6 बजे उठकर नहाता, जल्दी जल्दी नाश्ता करता और 7 बजे घर से निकल जाता। फिर मुझे 15 मिनट पैदल चलकर वैगन स्टैंड तक जाना पड़ता था, जहां मुसाफिरों का जमे गफीर उस तरफ नजरें टिकाए खड़ा होता जिस तरफ से वैगनों ने आना होता। बदकिस्मती से इस रूट पर चंद ही वैगनें चलती थीं। यूं ही कोई वैगन सड़क पर नमदार होती, मुसाफिरों में हलचल सी मच जाती और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए सबसे पहले खुद सवार होने की कोशिश कर रहे होते थे। मैं इस दींगा मुश्ती से अमूमन गुरेज ही करता। यही वजह है मेरा आधा घंटा यहाँ ज़ाय हो जाता। खुदा खुदा करके वैगन में जगह मिलती तो वैगन अपने रूट पर चल पड़ती। वैगन जगह जगह रुकती और मुसाफिरों को उतारती, चढ़ाती, चलती और आखिरकार मुझे एक बड़े सरकारी अस्पताल के स्टॉप पर उतार देती। वहां से फिर दफ्तर तक 10 मिनट का पैदल रास्ता था। अस्पताल से मेरे दफ्तर तक जो सड़क जाती थी वो मुझे शैतानी आंत की तरह तवील लगती। इतनी मुशक्कत के बाद जब मैं दफ्तर पहुंचता तो मेरे अंदर मौजूद सुबह वाली ताजगी, जोश और वलवला मांद पड़ चुका होता। मैं काम से पहले ही थका हुआ दिखाई देने लगता। ऊपर से मेरे मजाज ऑफिसर रोजाना दफ्तर देर से आने पर जुबानी सरजनिश के साथ जवाब तलबी के बाकायदा लेटर भी भेज देता। मैं अक्सर यही जवाब में लिखता कि आज दफ्तर के लिए कन्वेंस नहीं मिल रही थी या मुतल्लिका वैगन देर से आई थी। मैं इस सूरत हाल से खासा परेशान रहने लगा था। एक दिन बातों बातों में मैंने अपने दफ्तर के एक साथी से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो उसने बताया कि उसका एक कज़न है जो कैरी डब्बे में रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराम करता है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं उससे बात करूं। मेरे साथी ने कहा, मैं उससे कहूंगा कि वो तुमसे मुनासिब किराया ले। मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। मेरा तो सारा मसला ही हल हो गया था। मैंने फौरन कहा कि वो आज ही अपने इस कज़न से बात करे, मुझे मुरीद हुसैन स्टाफ से पिक करके ऑफिस तक ड्रॉप कर दिया करे। उसने उसी शाम अपने कज़न से मिलवा दिया। वो एक अच्छा खुश इखलाक बंदा था। वो मुझे ले आने और जाने पर राजी हो गया और मैंने उससे मुनासिब किराए में दफ्तर जाने और घर वापस आने के अलावा वक्त और किराया की अदायगी की तारीख मुकर्रर कर ली। लेकिन उसने एक शर्त खासी कड़ी रखी थी कि वो मुझे रोजाना सुबह 7 बजे पिक किया करेगा और ऑफिस वक्त खत्म होने के आध घंटा बाद उठाया करेगा। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसने अपने सारे मुसाफिरों को उठाना और छोड़ना होता था।
अब कैरी डब्बे वाला मुझे रोजाना तय शुदा मकाम से लेता और मुझे दफ्तर के करीब उतार देता। अब मुझे खासा सुकून हासिल हुआ था। सुबह के वक्त कैरी डब्बे वाला मुझे मेरे दफ्तर के करीब जिस जगह उतारता था, वहाँ इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल वाक़ है। वहाँ हर वक्त मरीजों और उनके लवाहिकीन का आना जाना लगा रहता। जगह जगह चाय वाले, सस्ते खाने, पान, सिगरेट और फलों के जूस वालों के कच्चे पक्के अस्टाल लगे होते थे। मैं दफ्तर का वक्त शुरू होने से आध घंटा पहले ही वहां पहुंच जाता था, तो उस वक्त को बराबर करने की गरज से इस बड़े अस्पताल से मुल्का मैदान में इधर से उधर टहलता रहता और इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करता रहता। यह अस्पताल चूंकि सरकारी था, इसलिए यहाँ मकामी लोगों के अलावा दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों के लवाहिकीन का झुंड घट्टा सा लगा रहता था। यहाँ का माहौल ही कुछ और तरह का था। जगह जगह मरीजों ने लवाहिकीन अपनी अपनी हदूद बनाकर बिस्तर लगाए हुए होते थे और कुछ ने तो वहाँ बाकायदा खाना बनाने और चाय तैयार करने का बंदोबस्त कर रखा होता था। मैं अक्सर वहाँ चाय सिगरेट वालों के पास चला जाता और एक आध कप चाय पीकर ताज़ा दम हो जाता था। इस जमाने में मुझे सिगरेट की लत भी लगी हुई थी। मैं सिगरेट के खोखे से एक दो सिगरेट भी ले लेता था। रोज रोज के वहां जाने से ये हुआ कि वहां के दुकानदारों से अच्छी खासी अलैक सलैक हो गई, जो बाद में बेतकल्लुफी में बदल गई। वो धुंध में लिपटी हुई एक सर्द सुबह थी। मैं अपने मामूल के मुताबिक अस्पताल वाले स्टॉप पर उतरा तो मुझे सख्त सर्दी का एहसास हुआ। इस रोज कैरी डब्बे वाले ने भी मामूल से हटकर मुझे वहां से 40 मिनट कबल उतार दिया था। इस तवील वक्त को गुजारने के लिए मैंने हस्ब मामूल में अस्पताल से मलिका उसी बड़े मैदान में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। सब कुछ वैसे का वैसा ही था, कुछ नया नहीं था, कोई नई बात नहीं थी। वहां मरीजों के लवाहिकीन, चाय सिगरेट के स्टॉलों पर लोगों का रश। उस रोज धुंध इतनी थी कि चंद गज के आगे कुछ दिखाई ना देता था। हद निगाह गोया सिफर होकर रह गई थी। लगता था बादल जमीन पर उतर आए हों और इधर उधर बादलों के मरगोले से उड़ते फिर रहे हों। मैंने सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए चाय वाले से कहा कि वो अच्छी सी दूध पत्ती बना दे। चाय वाले ने मुस्तादी से कहा, अभी लो बाऊजी। मैंने बेंच पर बैठते हुए कहा, मुझे जरा आज का अखबार तो दो, जरा देखें क्या खबरें हैं। उसने मुझे ताजा अखबार दे दिया। अभी मैं शह सुर्खियां देख रहा था कि एक इल्तिजा आमेज आवाज सुनाई दी, मुझे भी एक कप चाय मिल जाएगी। मैंने अखबार से निगाहें हटाकर देखा तो एक फकीर खड़ा नजर आया जो मेरे तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। चलो ए भाग जा यहाँ से, तू दूसरी बार मेरे ग्राहक से चाय पीने आ गया। चाय वाले ने उसे झिड़कते हुए कहा, अबे थोड़ी देर पहले तो पी गया है। वो फ्राडिया फकीर चाय वाले की डांट सुनकर चुपचाप वहां से खिसक गया। उसे गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बाबा मिस्कीन सी शक्ल बनाए मेरे पास आ गया। उसने हाथ में किसी डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा पकड़ रखा था। बाऊजी, मेरा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में दाखिल है, उसने रूहानी सी आवाज में कहा। वो जिंदगी और मौत के दरमियान चूल रहा है। डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयां लिख दी हैं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो ताकि मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकूं। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। बाऊजी, इससे क्या बनेगा? बाबा जी ने अठन्नी को हिकारत की नजर से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने जो दवाई मेरे बच्चे को लिख दी है वो 10 रुपए की है। बाबा जी, मेरे पास किराए के सिवा बस यही अठन्नी है। मैंने उससे कहा, अभी मैंने अस्पताल वाले को चाय और सिगरेट के पैसे भी देने हैं। शक्ल से तो कोई सरकारी मुलाजिम लगते हो बाऊ, लेकिन तेरा दिल चिड़िया जितना लगता है, बड़े कंजूस हो। बाबा जी ने तंजिया लहजे में कहा, मेरी जितनी गुंजाइश थी मैंने आपकी मदद की। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ये मदद की है? उसने अठन्नी मेरे सामने करते हुए कहा, ऊंट की मुंह में जीरा वाली बात, ये तो मदद के नाम पर धब्बा है। उसने मुझे जज्बाती करने की कोशिश करते हुए मजीद कहा, इतनी मामूली इमदाद करके तुमने बिजाय सवाब के उल्टा गुनाह कमाया है।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुझे आनी चाहिए कमबख्त। चाय वाले ने उस पर गरम चाय का चम्मच फेंकते हुए कहा, तू सेहतमंद होने के बावजूद लोगों से भीख मांग रहा है। जा मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी कर। इस ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, इस उम्र में मुझे काम कौन देगा भला। चाय वाले ने झट से कहा, मैं देता हूं तुझे काम। सारा दिन चाय के गंदे बर्तन धो देना, शाम को मैं तुझे मुनासिब दिहाड़ी दूंगा। ये सुनकर बुढ़ा गड़बड़ा गया और बड़बड़ाते हुए चल दिया। मेरे बेटे को दवाई की जरूरत है और ये मुझे मजदूरी देगा, कंजूस कहीं का। चाय वाले ने हंसते हुए कहा, भाग गया साला। बाऊजी ये पेशावर फकीर है और एक नंबर का नशेई। भीख मांग कर नशा करता है और अयाशी करता है कमबख्त। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे चुप कर चाय पीनी चाहिए। आपकी चाय ठंडी और बदमजा हो गई होगी। चाय वाले ने थोड़ी गर्म चाय मेरे कप में डालते हुए कहा, आप इन फकीरों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। अगर आपने इनके साथ यूं ही इखलाक और हमदर्दी से पेश आते रहे और किसी को चाय भी पिलवा दी तो यहाँ इन मुफ्तखोरों की कतार लग जाएगी। मैंने इधर उधर देखा, वहां वाकई ही यही सब हो रहा था। जो भी ग्राहक किसी चाय सिगरेट पान वाले के पास आता तो फौरन ही उन रंग बिरंगे फकीरों के नरगे में आ जाता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोश्त को देखकर गिद्ध और कौवे झपटते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ मरीजों के लवाहिकीन से ज्यादा फकीर हैं। मैंने चाय वाले से कहा, जी आप ठीक कह रहे हैं। उसने छलनी से चाय छानते हुए कहा, आप ही नहीं, हम अस्पताल वाले भी इन नाम निहाद फकीरों से परेशान हैं। ये लोग सुकून से किसी ग्राहक को चाय सिगरेट भी नहीं पीने देते। इसी दौरान एक और फकीर जो जवान था, एक कमजोर से बच्चे का हाथ पकड़े मेरे पास आ गया और वो आते ही कहने लगा, बाऊजी अल्लाह आपका भला करे, मुझे और मेरे बच्चों को चाय पिला दें। मैंने चाय पीते हुए सर उठाकर इस जवान की तरफ देखा। जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि ये वाकई कोई जरूरतमंद है। उसका बदन बिल्कुल लागर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। वो किसी ऐसी बोसीदा इमारत की तरह लग रहा था जिसे गिराने के लिए एक झटके या एक ठोकर की जरूरत हो। सिहा झुलसा हुआ रंग और कमजोर टांगे नकाहत के मारे लड़खड़ा रही थी। चलो ए पोड्री, चाय वाले ने इंतहाई हिकारत भरे लहजे में कहा, भुट्टा खा यहाँ से। बाऊजी खुदा की कसम, मैं नशेई या पेशावर भिखारी नहीं हूँ। वो दरअसल हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तोदा गिरा है। उस तोदे में दबकर दर्जनों लोग मर गए हैं और मेरा तो कख नहीं बचा। पूरा खानदान गर्क हो गया है। मेरी बीवी, मेरी एक बेटी भी उस तोदे में दफन हो गए हैं। इस खौफनाक हादसे में हम बस बेबाप बेटा ही जिंदा बचे हैं। ये झूठ बोलता है ड्रामेबाज, चाय वाले ने तेज लहजे में कहा। इतना खूबसूरत बच्चा भला तेरा हो सकता है? तू काला कलोटा और ये गोरा चिट्टा। लगता है तू इसे अपने साथ रखकर लोगों से भीख मांगता है ताकि लोग इस बच्चे पर तरस खाकर कुछ न कुछ तुझे दे दें। तुम पेशावर भिखारियों के ड्रामे मैं खूब जानता हूँ। तुम लोग तो माजूर बच्चों को किराए पर लेकर धंधा चमकाते हो।